बात कई 100 साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की तरफ लौट रही होती हैं। तभी एक पेड़ की एक शाखा पर दो रहस्यमय और जादुई पक्षी बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे अरे, वो देखो, सामने कितनी खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं। सच में, ये दोनों तो वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। जितनी खूबसूरत ये दोनों बाहर से हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता। नसीब क्यों? क्या हुआ इनके नसीब को? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अरे नहीं नहीं, इनका नसीब तो बड़ा ही बेकार है। बहुत दुहक भरे पड़े हैं इन दोनों के जीवन में। इन दोनों के बड़े ही विचित्र नसीब हैं। इनके जीवन में आगे बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में सोच सोच कर बड़ा दुहक होता रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। जब दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां चलते चलते उन पक्षियों के पास पहुंच जाती हैं, जिनमें से एक लड़की पक्षियों की भाषा समझती होती है, जबकि दूसरी लड़की पक्षियों की भाषा नहीं समझती होती। अरे वाह दीदी, देखो कितने सुंदर पक्षी हैं ये। मैंने तो आज तक इतने सुंदर पक्षी कभी नहीं देखे। काश हम इन दोनों की भाषा समझ पाते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अरे मुझे तो बताओ ना, आखिर इनके नसीब में ऐसा क्या लिखा है? इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह लिखा है और दूसरी लड़की की किस्मत में एक भेड़िया से विवाह लिखा है। ओहो, अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों पक्षी बातें कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों बहनें उनकी बातें सुन रही होती हैं। नैना, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। रास्ते में चलते चलते आरोही गहरी सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या हमारा नसीब वाकई इतना बुरा है? कुछ ही देर में दोनों बहनें अपने घर पहुंच जाती हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं भी वहाँ बदनसीब पिता हूँ अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बुआ हो गया। जो काम मुझे करने चाहिए थे, वो मेरी बेटियों को करने पड़ रहे हैं। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारा नसीब जो होगा, वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और आरोही के दिमाग में वही बात धीरे धीरे गहरा असर डालने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। न वो ठीक से खाती है और न ही ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ सरला उसके पास आती है और कहती है, आरोही बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी? बेटी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू ना ठीक से खा रही है और ना ही ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है तू। मुझे लग रहा है कि तू मुझसे कोई बात छुपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर आरोही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों बहनें फिर से जंगल जाती हैं, जहाँ वही पक्षी फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या इन दोनों के नसीब को बदलने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, इनके नसीब में एक बार जो लिख दिया गया है, वो होकर ही रहेगा। अब वो बदला नहीं जा सकता। ओह, ये तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दोनों पक्षियों की बातें आरोही फिर से सुन लेती है, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इस बार आरोही इतनी ज्यादा चिंतित हो जाती है कि वो बिल्कुल खाना ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ, दीदी को क्या हो गया है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आरोही को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है। तुम फिक्र मत करो नैना, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगा।
आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही है। चलो उसके पास। आरोही की माँ, पिताजी हरीश और बहन नैना उसके पास आते हैं, जिसमें से उसके पिताजी थोड़ी जोर जबरदस्ती से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब आरोही कहती है, पिताजी, माँ, मैं बोलने वाले पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, यह तो अच्छी बात है। फिर तुम इतनी उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात यह है कि जब मैं जंगल लकियां लेने जाती हूँ, वहाँ मुझे दो पक्षी बात करते हुए मिलते हैं और हमें देखकर कहते हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुहक और तकलीफ लिखी है हमारे नसीब में। एक काम करो, तुम मुझे कल उन पक्षियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वो कौन से रहस्यमय पक्षी हैं जो तुम दोनों के भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उन्हीं दो पक्षियों के पास पहुंच जाते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से हम दोनों बहनों के बारे में जो भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से बताओ कि आखिर हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकती हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो हमें नहीं पता। फिलहाल हमें बस यही दिख रहा है। हो सकता है आगे सब बहुत अच्छा हो, या हो सकता है सब बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंता मत करो और सब भगवान पर छोड़ दो। पिताजी पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, ये पक्षी क्या कह रहे हैं? आरोही अपने पिताजी को सारी बातें विस्तार से बता देती है। बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जाओ, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं और ना मैं। चलो अब घर चलते हैं। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सब लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सब लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आरोही के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन आरोही किसी की भी नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि वो पक्षी ऐसे ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस वक्त का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगा। यह क्या हो गया जी? हमारी दोनों बेटियों के नसीब सच में बहुत बुरे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी, रो मत हरीश, सब ठीक हो जाएगा। आप जाकर जल्दी से लौट आइएगा। आरोही के पिता उस जंगल में जाते हैं और उन सिद्ध बाबा को अपने साथ लेकर अपने घर ले आते हैं। आरोही, नैना, मैं एक बहुत ही जाने माने सिद्ध बाबा को लेकर आया हूँ। चलो, वो तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। आरोही और नैना को उनके पिता उन सिद्ध बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा के सामने बिठाते हैं। बाबा आंखें बंद करके उन दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, जिन पक्षियों ने तुम लोगों को इन दोनों के भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा, क्या इसका कोई हल नहीं है? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। बाबा, तो फिर हमें इतना ही बता दीजिए कि यह कब और कैसे होगा। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी दिन शाम के वक्त एक भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद वापस जाने लगेगा। तुम एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना कि वो उस भेड़िए के पीछे पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। बाबा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा।
और उस वक्त उसका रूप बहुत भयंकर होगा। वह तुम्हारा घर तहस नहस कर देगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो तो ठीक है बाबा। अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आ जाता है और शाम के वक्त सब लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आ जाता है। हे भगवान, लगता है यह वही भेड़िया है जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। भेड़िया कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा खड़ा सबको देखता रहता है। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय आ गया है, मुझे अब जाना होगा। नहीं दीदी, मत जाइए। नहीं नैना, मुझे जाना ही होगा, वरना वो भेड़िया दोबारा यहाँ आएगा और फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। आरोही के माँ, पिता और बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोही नहीं रुकती और उस भेड़िए के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर शांत बैठे रह सकते हो? न जाने वो भेड़िया मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम आरोही के पीछे पीछे जाओ और देखो वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पर बाबा ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ठीक है। अगली सुबह हरीश कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम नैना का ख्याल रखना। ठीक है जी, मेरी बेटी आरोही को सही सलामत घर ले आना। हरीश उस जंगल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। हरीश गुफा के अंदर चले जाते हैं। संगीत। अंदर जाते ही उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे यह क्या? इतनी तेज रोशनी इस गुफा के अंदर कहां से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर तरफ बहुत तेज रोशनी फैली हुई है। हरीश धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक अलग ही दुनिया होती है, एक अलग राज्य होता है और वहाँ बहुत सारे लोग रहते होते हैं। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई बिल्कुल ही अलग राज्य लग रहा है। थोड़ा आगे जाकर मैं एक आदमी से पूछता हूँ, भाई ये कौन सा राज्य है? वह आदमी कहता है, भाई क्या तुम पहली बार इस राज्य में आए हो? हाँ, तुम्हें इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। वैसे तुम कहाँ से आए हो? नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हो? यह चंद्रगढ़ राज्य है। यहाँ राजा रुद्र प्रताप राज करते हैं। ओहो अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश थोड़ा आगे बढ़ते ही होते हैं कि उनकी नजर एक बग्गी पर पड़ती है। उस बग्गी में रानी के भेष में आरोही बैठी होती है। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो मेरी बेटी है, लेकिन इसका भेष बिल्कुल बदल गया है। जैसे ही बग्गी हरीश के पास आती है, आरोही उसे रुकवा लेती है और अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया था, लेकिन तुझे इस भेष में देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो वो भेड़िया इस गुफा में लेकर गया था ना? पिताजी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। उन पक्षियों ने जो बताया था उससे बिल्कुल ही अलग हो गया। चलिए, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। आरोही और नैना बग्गी से उतरते हैं और महल के अंदर जाते हैं। महल बहुत ही शानदार और चमकदार है। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
अरे यह सब क्या है? पिताजी, यह महल कैसे? हरीश कहते हैं। बेटा, सब ठीक है। देखो, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। महल के अंदर एक राजकुमार खड़ा है। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी और शांति देने वाली है। आरोही कहती है, आप भेड़िया नहीं? राजकुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मैं वही भेड़िया था जो तुम्हारे सपनों में आया था, लेकिन असल में मैं एक राजकुमार हूँ जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया था। आरोही हैरान है, लेकिन फिर भी खुश है। राजकुमार कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरी सहायता के लिए 15 साल से इंतजार कर रही थी। तुम्हारी वफादारी ने मुझे यहाँ जीवित रखा। नैना और हरीश दोनों खुशी से आंसू पोंछ रहे हैं। राजकुमार आरोही के हाथ पकड़कर कहता है, आरोही, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर के लिए रहोगी? आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राजकुमार कहता है, तब हम दोनों अपनी दुनिया में एक नई शुरुआत करेंगे। तभी महल के अंदर सब लोग खड़े हो जाते हैं। आरोही के पिता और माँ खुशी से रो पड़ते हैं। नैना कहती है, तुम्हारी वफादारी ने तुम्हारी बेटी को जीवित रखा। बेटा, आरोही और राजकुमार एक दूसरे के साथ खुश हैं। नैना और हरीश भी अपनी बेटी की खुशी देखकर खुश हैं। और इस तरह आरोही और नैना का सफर सुख, सुरक्षा और प्यार के साथ खत्म होता है। सब लोग मिलकर माहौल सेलिब्रेट करते हैं और जंगल की वो कहानी जो कभी दुख और डर से भरी थी, अब एक नई उम्मीद और खुशी का पैगाम बन जाती है। दी एंड।